फिशर के ऑपरेशन के बारे में कुछ तकनीकी जानकारियाँ। यह ऑपरेशन डे केयर के रूप में किया जाता है, अर्थात मरीज को सवेरे भर्ती किया जाता है, सुबह ही उसकी शल्य क्रिया हो जाती है और शाम तक का उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। बहुधा यह ऑपरेशन मरीज को पूरी तरह बेहोश करके या उसकी पीठ में सुई लगाकर कमर के नीचे का भाग सुन्न करके की जाती है। कुछ लोग लोकल एनेस्थीसिया अर्थात केवल ऑपरेशन की जगह के आसपास के भाग को सुन्न करके ये ऑपरेशन करते हैं, मगर बेहतर यही होता है कि मरीज़ को बेहोश किया जाए या उसके कमर के नीचे का हिस्सा सुन्न कर दिया जाए। यह ऑपरेशन अगर फिशर में कोई जटिलता ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसमें और कोई अन्य बीमारियां ना हो, फिशर के ऑपरेशन में कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है। आज सारी दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड जिस शल्य क्रिया को कहा जाता है फिशर के लिए, उसमें आपके गुदा की जो स्पास्टिक या संकुचित मांसपेशियां हैं उन्हें छोटा सा चीरा लगाकर प्रसारित कर दिया जाता है, एक्सपांड कर दिया जाता है, जिससे मल त्याग करते वक्त उस जगह पर जोर नहीं पड़ता, वहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आता, वह जगह फ्री हो जाती है, बड़ी हो जाती है और फिर ज़ख्म अपने आप भर जाता है। यह एक तकनीक है। दूसरी में फिशर के भाग को पूरी तरह से काट कर निकाल दिया जाता है, जिसे फिशरेक्टॉमी कहा जाता है, और जिसके बाद वहाँ पर जो सामान्य मांस का घाव है वह धीरे। फिशर के ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह कि आपके मल कड़े ना हो, इसलिए नियमित रूप से आपको कोई पेट साफ करने की दवा, लैक्सेटिव या स्टूल सॉफ्टनर लेनी होती है, ताकि जब मल का निकास हो वो आसानी से, सरलता से और क्विकली निकल जाए, ताकि वहाँ पर घाव पर बेजा दबाव ना पड़े। इसके अलावा दर्दनाशक दवाएं, गर्म पानी में बैठ के सिकाई मतलब सिड्स बात, उस जगह पर राहत पहुंचाने वाली कोई क्रीम या मरहम, और खान पान में विशेष ध्यान। इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कुछ ही दिनों में घाव भर जाते हैं और आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाते हैं। अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि फिशर के ऑपरेशन के बाद कुछ समय के बाद क्या यह बीमारी दोबारा हो सकती है, क्या वापस से फिशर पैदा हो सकते हैं। तो देखिए, फिशर की बीमारी एक चोट है जो कड़े मल के द्वारा जोर लगाने पर, गुठली जैसे सूखे मल निकलने पर वहाँ चोट लग जाने से जो दरार, क्रैक या छिललाव होता है, उसकी वजह से होता है। एक बार यदि अब वो घाव भर गया और दोबारा आपने कुछ इस तरह का वातावरण पैदा किया कि जिससे वो चोट दोबारा लगे, आप खान पान में लापरवाही बरतें हैं, आपका मल कड़ा हो, आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह तकलीफ़ आपको दोबारा भी हो सकती है। मगर यह एकाएकी पहले जैसी बीमारी नहीं होगी। पहले आपको मामूली संकेत दिखेंगे कि यदि फिशर के साथ कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं भी जुड़ी हों, जैसे वहाँ पर सेंटिनल पाइल हो, अंदर पाइल्स के मस्से हों, या ज़ख्मों में सेप्टिक हो गया हो, मवाद हो गई हो, गांठ आ गई हो, फिस्चुला हो गया हो, ऐसे केस में ऑपरेशन में वक्त भी ज़्यादा लगता है, घाव भरने में समय भी ज़्यादा लगता है, और तकलीफ़ सिर्फ अकेले फिशर के ऑपरेशन के बाद होने वाली तकलीफ़ से थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हिदायत यही है कि फिशर का इलाज इन कॉम्प्लिकेशन से आने के पहले ही कर लिया जाए, ताकि आप जल्दी से स्वास्थ्य लाभ कर सकें और आपको आगे किसी तरह की परेशानी ना हो।
पाइल्स या बवासीर की बीमारी को लेकर लोगों में कई प्रकार के मिथ्या धारणाएं हैं, कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्सीज हैं, कई प्रकार की अंधविश्वास, गलतफहमियां हैं और इसकी वजह है टीवी, पत्रिकाओं, अखबारों में आने वाले भ्रामक विज्ञापन या फिर यार दोस्तों, रिश्तेदारों से सुनी सुनाई बातें या फिर उन नीम हकीम झोला छाप डॉक्टरों के सलाह जो अवैज्ञानिक तरीके से इस बीमारी की व्याख्या करते हैं और इन्हें देख सुनकर मरीज न केवल भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, बट इसके साथ में वह गलत उपचार करने लगता है या इस बीमारी के प्रति उसके मन में एक दुर्भावना आ जाती है जिसके चलते वह सही उपचार नहीं ले पाता। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या आपके खानपान का, आपके डाइटरी हैबिट्स का गुदा रोगों से कोई सीधा संबंध है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल है जी, क्योंकि आपकी गुदा जो है वह आपकी पाचन तंत्रिका की आखिरी हिस्सा है और यदि पाचन तंत्र में, डाइजेशन में कोई भी तरह की गड़बड़ हो, किसी तरह का विकार आए, कोई विकृति आए, तो उसका असर आपके गुदा मार्ग पर भी पहुंचता है। इसके लिए यदि आपका पाचन क्रिया सही नहीं है, आपको पेट की कई बीमारियां हैं, तो वह आपके गुदा रोग में भी तकलीफ पैदा कर सकती है। यदि आपका भोजन बहुत तेज, तीखा, मसालेदार हो, तला हुआ हो, उसमें कब्ज पैदा करने वाले पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो, यदि आप वक्त पर भोजन नहीं करते, पूरी नींद नहीं लेते, तो भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाती है और उससे आपको मल मार्ग में भी तकलीफें हो सकती है। सबसे पहली बात तो यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें गुदा में जो भी बीमारी है वह बवासीर की बीमारी है, यानी वह उस स्थान की, टॉयलेट की जगह की किसी भी बीमारी को पाइल्स का नाम दे देता है। मगर ऐसा सोचना न केवल गलत है पर इसके साथ में वह खतरनाक भी हो सकता है, घातक भी हो सकता है, क्योंकि यदि उस जगह के कैंसर, रेक्टल कैंसर या एनल कैनाल कैंसर की वजह से मरीज को लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं और वह उन्हें बवासीर की बीमारी समझकर, पाइल्स समझकर उसके हिसाब से बिना डॉक्टर की सलाह लिए उपचार करता है, तो वह बीमारी बढ़ती जाती है और फिर ऐसा समय आता है कि जब वह उपचार करने के लिए योग्य डॉक्टर के पास पहुंचता है, बीमारी काफी गंभीर और उग्र रूप ले सकती है। इसलिए टॉयलेट की जगह की हर तकलीफ को, क्या मल मार्ग से, टॉयलेट से खून जाना ही बीमारी का लक्षण है? केवल पाइल्स में ब्लीडिंग ही होती है? मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई अन्य ऐसी बीमारियां होती है जिसमें ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती। उसमें आपको दर्द हो सकता है, मवाद निकल सकती है, मल त्याग करते समय कोई गांठ बाहर आ सकती है, वहाँ पर आपको जलन महसूस हो सकती है, बैठने उठने में परेशानी हो सकती है, मल त्याग के वक्त कष्ट हो सकता है, आसपास के या गुदा के भीतर खुजली आ सकती है, वहाँ पर आपको कोई मस्से महसूस हो सकते हैं, आपकी टॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो चक्र है, वह बिगड़ सकता है। तो ये सारी बीमारियां भी गुदा रोग से संबंधित हैं और केवल रक्तस्राव होना यही गुदा की बीमारी का परिचायक या इंडिकेटिव नहीं है।